नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पर्यावरण की क्लास लगातार रेगुलर प्रतिदिन चल रही है। आप लोग इसका बेनिफिट उठाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और आज की इस क्लास में पढ़ेंगे हम इम्पोर्टेंट चैप्टर राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, यानी राजस्थान के प्रमुख क्रांतिकारी, राजस्थान की प्रमुख विभूतियाँ, राजस्थान की प्रमुख गौरव। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं इस एक ही क्लास में आपको पूरे व्यक्तित्वों के बारे में पढ़ाऊंगा। पूरे जितने भी क्रांतिकारी हैं उन सब के बारे में पढ़ाऊंगा। प्रश्न 101% एग्जाम में देखने को मिलता है यहाँ से। राजस्थान के इतिहास की बात करें तो इतिहास में तो यहाँ से प्रश्न 2 आते हैं कम से कम, तो ध्यान रखना है। क्रांति के अंतर्गत बहुत बड़ा रोल है इस चैप्टर का। राजस्थान में 1857 की क्रांति का जो ज्वाला चैप्टर है अपना इतिहास के अंदर, इस चैप्टर का सबसे बड़ा रोल है वहाँ पर, तो ध्यान रखें। और ये चैप्टर वैसे भी राजस्थान के इतिहास में जोड़ा गया है और ये अपने पर्यावरण में भी है। राजस्थान के प्रमुख गौरव एवं विभूतियाँ इस नाम से है, तो आप लोग जरूर पढ़ें इसको लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं बिना देरी की हुई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सागरमल गोपा के बारे में। सागरमल गोपा का जन्म 3 नवंबर वर्ष 1900 में जैसलमेर में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार के अंदर। सागरमल गोपा को हम थार केसरी कहते हैं क्योंकि जैसलमेर के अंदर हुआ था, इसलिए। इनके पिता का नाम अखिरास गोपा था। सागरमल गोपा के समय जैसलमेर के शासक थे जवाहर सिंह। ध्यान रखना, यह प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सागरमल गोपा की मृत्यु का कारण कौन सा शासक था? तो जवाहर सिंह ही था वहां पर। सागरमल गोपा की पुस्तकें सबसे फेमस है ये जैसलमेर का गुंडाराज, ये इनकी पहली पुस्तक थी। इनके 1941 में इनके पिता का निधन हो गया और 25 मई 1941 को सागरमल गोपा का राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जारी किया गया था। जेल में रह करके उन्होंने 2 पुस्तकें और लिखी थी। पहली पुस्तक ये लिखी थी उन्होंने जैस आज़ादी के दीवाने, और फिर जेल में दूसरी पुस्तक लिखी थी रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ध्यान से पढ़ें अच्छे से। तो पुस्तक कितनी हो गई? 3। जैसलमेर का गुंडाराज, आज़ादी के दीवाने और रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये 3 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी टोटल। 4 अप्रैल 1946 को थानेदार गुमान सिंह के द्वारा सागरमल गोपा की जिंदा हत्या कर दी गई थी। जेल में उनको इतना प्रताड़ित किया था, इतना मारा पीटा था, जेल में उनकी जान निकल गई। परंतु हुआ ऐसा था कि इस कांड की जांच करने के लिए गोपाल स्वरूप पाठक आयोग का गठन किया गया, जिसमें इसे आत्महत्या ठहराया गया। बड़ी विडंबना की बात है, जिस क्रांतिकारी को जेल में रख करके थानेदार गुमान सिंह के द्वारा बहुत प्रताड़ित करने पर मार दिया गया था, तो अब उसी ही केस को क्या बनाया गया था? उसी हत्याकांड को आत्महत्या ठहराया गया था। ये हमारे लिए बहुत बड़ी विडंबना की बात है। सागरमल गोपा ने 1941 में गांधी जी के साथ में असहयोग आंदोलन में भाग लिया था और इनके लिए एक सम्मान भी दिया गया था 1986 में। 1986 में मृत्यु के बाद में उनको एक डाक टिकट भी जारी किया गया था उनके ऊपर। सागरमल गोपा के ऊपर एक डाक टिकट जारी किया गया था साथियों, ध्यान रखेंगे, 1986 के अंदर। दूसरे हमारे व्यक्तित्व आते हैं, क्रांतिकारी आते हैं, केसरी सिंह बाराहट, जिनका जन्म 21 नवंबर 1872 को हुआ था। स्थान, जन्म स्थान पूछे तो देवपुरा गांव, ठीक है ना, देवपुरा गांव में हुआ था। ये शाहपुरा भीलवाड़ा में आता है और वर्तमान में इस गांव को क्या बोलते हैं? बाराहट जी का खेड़ा कहलाता है। वर्तमान में इस गांव का नाम क्या है? बाराहट जी का खेड़ा कहलाता है। ये केसरी सिंह बाराहट परिवार के नाम पर रखा गया था। राजस्थान का एकमात्र ऐसा परिवार था बाराहट परिवार, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अपने पूरे परिवार को समर्पित कर दिया था। पूरे परिवार की जान चली गई थी। देखिए, केसरी सिंह बाराहट थे, इनके पुत्र थे, इनके भाई थे, इनका परिवार पूरा का पूरा नष्ट हो गया था। 1857 क्रांति के लिए बलिदान कर दिया था इन्होंने। केसरी सिंह बाराहट का उपनाम आपको याद रखना है, राजस्थान केसरी के नाम से इनको जाना जाता है। और इनके द्वारा 3 पुस्तकें लिखी गई थी। पहली पुस्तक थी रूठी रानी, दूसरी पुस्तक थी प्रताप चरित्र और तीसरी पुस्तक थी दुर्गादास चरित्र। तो 3 पुस्तकें याद रखनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बना था कई बार कि केसरी सिंह बाराहट ने मेवाड़ के शासक फतेह सिंह को दिल्ली में भाग लेने जाते समय 13 सोरठे प्रदान किए थे, जिनको हम चेतावनीराज चुंगटिया के नाम से जाना जाता है।
कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। चेतावनी राज चुंगटिया, जो 13 सोरठे लिखे थे किसने लिखे थे? केसरी सिंह बाराट ने लिखे थे। किसके लिए? फतेह सिंह शासक के लिए। वो दिल्ली दरबार में जा रहा था, वहां पर सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए, तो उसको जाने से रोक दिया। ये 1902 से लेकर के 1907 तक कोटा के एंथनीग्राफी के पद पर कार्यरत रहे थे केसरी सिंह बाराहट, और 1910 में इन्होंने वीर भारत सभा की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? तो केसरी सिंह बाराहट ने की थी, है ना भाई। और अब आपको याद रखना है, अगर पूछे वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी, तो विजय सिंह पथिक ने की थी 1912 में। दोनों में अंतर समझ लीजिए। वीर भारत सभा की बात करें तो केसरी सिंह बाराहट 1910 में बनाई, और वीर भारत समाज की बात करें तो विजय सिंह पथिक 1912 में बनाई। ठीक है भाई, और वीर भारत सभा 1910 में, है ना। क्वेश्चन बनेगा यहां से इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। केसरी सिंह बाराहट को वर्ष 1914 में महंत प्यारेलाल हत्याकांड के आरोप में 20 वर्ष की सजा दी गई थी, और इनको किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया था, बिहार के अंदर। प्रश्न दो बनेंगे यहां से, देखिए। केसरी सिंह बाराहट को जेल किस कारण से हुई थी? कौन सा हत्याकांड था? महंत प्यारेलाल हत्याकांड। दूसरी बात है कि इसको किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग जेल में रखा गया था। प्रश्न पूछा जा चुका है, क्रांतिकारी और जेलों के संबंध से प्रश्न पूछा जा चुका है सीईटी के अंदर, ध्यान रखेंगे। अरविंद घोष तथा तिलक के कहने पर इनकी सजा मात्र 5 वर्ष की हो गई थी। ठीक है भाई, 20 साल के लिए थी, लेकिन 5 वर्ष की करवा दी किन्होंने? टैगोर ने, बाल गंगाधर तिलक ने और अरविंद घोष ने। वर्ष 1926 में केसरी सिंह परिवार के साथ में कोटा पहुंच गए। अब इन्होंने अपना ट्रांसफर कहाँ कर लिया? कोटा कर लिया, अपने पूरे परिवार के साथ 1926 में। 1929 में केसरी सिंह पूर्णतः अहिंसात्मक बन गए थे, यानी उन्होंने 1857 की क्रांति से विमुख हो गए। परेशान हो गया था पूरा परिवार, तो उन्होंने अहिंसात्मक तरीका अपना लिया। 1941 में केसरी सिंह बाराहट का निधन हो गया, स्वर्गवास हो गया। और अब आपको याद रखना, केसरी सिंह बाराहट के 2 कथन आपको याद रखने हैं। मेरा एक और पुत्र भारत माँ की आज़ादी के लिए शहीद हो गया। ये किसने कहा था? केसरी सिंह बाराहट ने कहा था। किसके लिए कहा था? अपने पुत्र प्रताप सिंह बाराहट के लिए कहा था, क्योंकि उनका पुत्र भी बड़ा वीर पुत्र था। उन्होंने दूसरा कथन कहा था कि आज़ादी अपने आप नहीं मिलती, आज़ादी छीननी पड़ती है। ये एक बात भी किसने कही थी साथियों? केसरी सिंह बाराहट ने कही थी। तो आपको याद रखना, 2 आपके क्रांतिकारी हो चुके हैं। तीसरे आते हमारे जोरावर सिंह बाराहट। ये केसरी सिंह बाराहट के भाई थे, ठीक है। और इन सबका गुरु कौन था? इस पूरे बाराहट परिवार का गुरु कौन था? अर्जुन लाल सेठी थे, जयपुर के रहने वाले। हम अर्जुन लाल सेठी के बारे में भी आपको पढ़ाएंगे। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की वजह से ये आरोपी बन गए। केसरी सिंह बाराहट के साथ, जोरावर सिंह बाराहट के साथ में इनके भतीजे थे, जिनका नाम था प्रताप सिंह बाराहट, जो केसरी सिंह बाराहट के पुत्र थे। इन दोनों ने मिलकर के 1912 में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था, और इस वजह से इनको जेल हुई थी। जोरावर सिंह ने अपना नाम बदलकर अमरदास बैरागी रख लिया। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना यहाँ से। अमरदास बैरागी किसका नाम था? जोरावर सिंह बाराहट का था। इनको राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद भी कहा जाता है। जोरावर सिंह बाराहट को राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं। 1929 में कोटा में निमोनिया बीमारी की वजह से जोरावर सिंह बाराहट की मृत्यु हो गई। लो भाई, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। अगले हमारे आते हैं प्रताप सिंह बाराहट। इनके पिता का नाम केसरी सिंह बाराहट था। इनके चाचा थे ये जोरावर सिंह बाराहट, जो अभी आपको मैंने पढ़ाया है। और इस पूरे परिवार के गुरु कौन थे? अर्जुन लाल सेठी। ये अर्जुन लाल सेठी से प्रेरित थे। 1912 में इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका था। ये दोनों चाचा और भतीजे थे, जोरावर सिंह और प्रताप सिंह। दोनों ने मिलकर 1912 में लॉर्ड हार्डिंग अंग्रेज अधिकारी पर बम फेंका था। इस वजह से इनको जेल हुई थी। और आसानारा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था किसको? प्रताप सिंह बाराहट को। और कहाँ बंद कर दिया था? बरेली जेल, उत्तर प्रदेश में बंद कर दिया था। बरेली जेल में बंद किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बरेली जेल में किसको रखा गया? प्रताप सिंह बाराहट को। ठीक है। इनका एक कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इनका कथन क्या था? मैं अपनी एक माँ को हंसाने के लिए हजारों माताओं की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। ये कथन किसका था? प्रताप सिंह बाराहट का था। बड़े वीर पुत्र थे। और
इनके बारे में जब इनको जेल में रखा गया था तो एक अंग्रेज अधिकारी थे क्लीवलैंड, ठीक है, क्लीवलैंड अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इतनी यातनाएं दी थी प्रताप सिंह बारहट के लिए और मारते रहते थे दिन रात जेल के अंदर इनको, लेकिन इतना हठी था, इतना जिद्दी था ये, टस से मस नहीं होता था। तो प्रताप सिंह के लिए क्लीवलैंड ने एक कथन कहा है कि मैंने अपने में इतना मजबूत व्यक्ति पहली बार देखा है जो अपनी जिद से, अपने उद्देश्य से विमुख नहीं हो रहा है। पहली बार इतना दृढ़ विश्वासी और मजबूत व्यक्ति देखा है मैंने। तो ये बात किसने कही थी? क्लीवलैंड ने कही थी, प्रताप सिंह बारहट के चरित्र के बारे में कही थी। ठीक है भाई, चलिए अगले हमारे आते हैं अर्जुन लाल सेठी। लो भाई, ये इनके गुरु थे, पूरे बारहट परिवार के गुरु थे अर्जुन लाल सेठी, जिनका जन्म 9 दिसंबर 1880 में हुआ था जयपुर के जैन परिवार में। इनकी प्रारंभिक शिक्षा जयपुर में हुई थी और इनकी उच्च शिक्षा प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुई थी। इनकी कुछ पुस्तकें आपको याद रखनी है, महेंद्र कुमार, मदन पराजय और शूद्र स्त्री, ये 3 पुस्तकें अर्जुन लाल सेठी ने लिखी थी। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक जरूर करना साथियों। केसरी सिंह अर्जुन लाल सेठी की हम बात करें, इन्होंने 1906 में जैन प्रचारक सभा की स्थापना की थी। जैन प्रचारक सभा की स्थापना किसने की थी? अर्जुन लाल सेठी ने 1906 में की थी, इंपॉर्टेंट है। 1907 में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी और इनको निजाम हत्याकांड में मार्च 1913 में आरा जिला बिहार में इनके साथ में एक निजाम हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? मार्च 1913 में आरा जिला बिहार के अंदर। तो उस हत्याकांड में इनको दोषी ठहराया गया था, इनको गिरफ्तार कर लिया गया था जेल में। इस घटना का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत में विष्णु दत्त ने किया था, ठीक है। और मुखाशिर कौन थे इसके? शिवनारायण थे। ध्यान रखना, इस घटना के मुखाशिर कौन थे? शिवनारायण थे। और निजाम हत्याकांड के आरोप में सेठी जी को 1920 से लेकर के 1927 तक किस जेल में बंद रखा गया था? बेलूर जेल में बंद रखा गया था। जेल का नाम याद रखना, किस क्रांतिकारी को किस जेल में रखा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। तो बेलूर जेल में रखा गया था। जेल में 72 दिन तक उन्होंने भूख हड़ताल की थी। 1920 में सेठी जी के जेल से रिहा होने पर पूजा रेलवे स्टेशन महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने सेठी जी का बड़ा स्वागत किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जब सेठी जी जेल से रिहा हुए थे तो भाई सबसे पहले उनका स्वागत किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और 1921 में सेठी जी अहिंसावादी हो गए। 1931 में सेठी जी ने अंतिम भाषण सामाजिकता पर दिया, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं इसमें। सेठी जी हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। 23 दिसंबर 1941 को सेठी जी का निधन हो गया। सेठी जी को क्रांतिकारियों का गुरु कहा जाता है। मैंने आपको बताया ना, पूरे बारहट परिवार के लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे। सेठी जी की इच्छा के अनुसार उनके शव को अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह के सामने दफनाया गया। अगले हमारे क्रांतिकारी आते हैं जमनालाल बजाज। इनका जन्म 1889 में हुआ था कांसी कबास सीकर में। इनका जन्म कहाँ हुआ था? कांसी कबास एक जगह का नाम है, स्थान है, ये सीकर जिले में आता है। इनको राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, ध्यान रखना। जमनालाल बजाज को राय बहादुर की उपाधि प्रदान थी, परंतु जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 अमृतसर पंजाब के अंदर, तो उस हत्याकांड के बाद उन्होंने इस उपाधि को अंग्रेजों के लिए वापस लौटा दिया कि भाई मुझे ये उपाधि नहीं चाहिए। इनको हम साथियों गांधी जी के 5वें पुत्र के नाम से जानते हैं। इनको गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है जमनालाल बजाज को, और ये कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। इन्होंने खुद को, ध्यान रखना, इन्होंने खुद को गुलाम नंबर 4 माना है। स्वयं को गुलाम नंबर 4 मानते थे, ठीक है। गुलाम नंबर 1 किसको मानते थे? भारत देश को मानते थे। गुलाम नंबर 2 ये भारत राजस्थान को मानते थे। गुलाम नंबर 3 सीकर को मानते थे और गुलाम नंबर 4 ये स्वयं को मानते थे। और गांधी जी का 5वां पुत्र इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कांग्रेस के 1920 के नागपुर अधिवेशन में इनको सबसे पहले गांधी जी का 5वां पुत्र कहा गया था। बिल्कुल, ये गांधी जी के इतने क्लोज थे, हद से ज़्यादा। इनको संपादकीय भामाशाह कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मीडिया, जो अखबार समाचार पत्र होते हैं, इनके लिए इन्होंने आर्थिक सहायता बहुत ज़्यादा की थी, इसलिए इनको संपादकीय भामाशाह भी कहा जाता है राजस्थान का।
1921 में जमनालाल बजाज ने वर्धा महाराष्ट्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। 1927 में जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की। अब आपको मैं कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूं। अगर पूछे जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की थी 1927 में तो जमनालाल बजाज। अगर पूछे कि नागौर में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी, नागौर जिले में चरखा संघ की स्थापना किसने की थी, तो साथियों बाल मुकुंद बिस्सा। कौन है? बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी, जिसको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। और मैं बाल मुकुंद बिस्सा के बारे में आगे पढ़ाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1985 में इनके सम्मान पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। ध्यान रखना 1985 में जमनालाल बजाज पुरस्कार के नाम से जिसको जाना जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। जय नारायण व्यास आते हैं हमारे क्लास को जरूर लाइक कर देना साथियों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। और हमारी खुराना क्लासेस ऐप पर आपके लिए एक टेस्ट सीरीज दी गई है। जो विद्यार्थी रीट पात्रता की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमारी 5 सब्जेक्ट है अपनी रीट पात्रता में, उसकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है व्याख्या सहित। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं दावे के साथ में कहता हूँ प्रश्न आपको एग्जाम में उनसे मिलेंगे। और आप रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान की जीके के लिए जो 100 नंबर का आपका मैटर है, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री, उन सब की भी आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है व्याख्या सहित। अब व्याख्या देखेंगे दंग रह जाएंगे, बड़ी हैरान करने वाली व्याख्या है, पहली बार आप लोग देखेंगे। भले मेरा चैनल छोटा है, शुरुआती है, लेकिन कहते हैं ना कि शुरुआत में ही अच्छा काम करो तो आप जल्दी पॉपुलर होते हैं। अगले हमारे क्रांतिकारी हैं जय नारायण व्यास। इनका जन्म 18 फरवरी 1899 को हुआ था। इनकी पत्नी का नाम गौरेजा व्यास था। इनको कई नामों से जाना जाता है। राजस्थान ए शेर, राजस्थान के शेर कौन कहलाते हैं? जय नारायण व्यास। धुन का धनी, लक्कड़, फक्कड़, कक्कड़ के नाम से जानते हैं। और इनको मास साहब भी कहते हैं भाई। क्या बोलते हैं? मास साहब। लोकनायक या जननायक के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो ये सब इसी के नाम हैं, जय नारायण व्यास जी के। अब आपको याद रखना है, यह राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के एकमात्र मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? जय नारायण व्यास। लेकिन प्रश्न फिर दोबारा बन रहा है, राजस्थान के एकमात्र मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे, तो वो मुख्यमंत्री कौन थे? जय नारायण व्यास थे। ध्यान रखना, अगर पूछे राजस्थान के, एक बार तो ये मनोनीत रहे थे और एक बार ये निर्वाचित हुए थे। ठीक है ना। 1921 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन किया और 1923 में इस सभा का क्या किया? उन्होंने पुनर्गठन किया था। ध्यान रखेंगे। 1963 में इनका निधन हुआ। 1974 में इनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। अब प्रश्न बनता है, सामंतशाही व्यवस्था पर आवाज उठाने वाले राजस्थान के प्रथम क्रांतिकारी कौन थे? तो भाई जय नारायण व्यास थे। इनकी पुस्तक, एक पत्रिका निकाली थी इन्होंने जिसका नाम है पोपाबाई की पोल। पोपाबाई की पोल नामक एक पत्रिका निकाली थी जो फेमस थी। दिल्ली से उन्होंने अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाली एक समाचार पत्र निकाला जिसका नाम था पीप पाक्षिक। ये पत्रिका थी इनकी, समाचार पत्र था। ब्यावर अजमेर से प्रकाशित होने वाले पाक्षिक समाचार पत्र आगीवाण का प्रकाशन किया था। तो इनके समाचार पत्र याद रखना, पहला समाचार पत्र था पोपाबाई की पोल, दूसरा था अंग्रेजी वाला पीप पाक्षिक, और ब्यावर से निकाला था इन्होंने आगीवाण। ध्यान रखेंगे तीनों को। अगले हमारे क्रांतिकारी आते हैं हीरालाल शास्त्री, जिनका जन्म जोबनेर में हुआ था। जोबनेर जयपुर में पड़ता है। इनकी पत्नी का नाम रत्ना शास्त्री था। इनकी पुत्री का नाम शांताबाई था। इनके गीत बड़े फेमस हैं और ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। जीवन कुटीर के गीत, जीवन कुटीर के गीत, पहला गीत तो ये था, और दूसरा था प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री। इनकी पत्नी रत्ना शास्त्री के द्वारा नेवाई टोंक में जीवन कुटीर की स्थापना की गई थी। जीवन कुटीर एक आश्रम था, उसकी स्थापना की थी नेवाई टोंक के अंदर। जीवन कुटीर को वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना, प्रश्न कैसे पूछा जाए, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो रत्ना शास्त्री। अगर पूछे जीवन कुटीर की स्थापना किसने की? तो रत्ना शास्त्री। इस जीवन कुटीर को ही वर्तमान में वनस्थली विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। 1974 में इनका निधन हुआ था।
किसका हुआ था? हीरालाल शास्त्री का। और 1976 में इनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया। 1942 में जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हुआ था हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य में। यह भी कई बार पूछा गया। 1942 में हुआ था जेंटलमैन एग्रीमेंट समझौता हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य। जो जयपुर के प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, ये मिर्जा इस्माइल। हीरालाल शास्त्री ने जयपुर में खादी का अत्यधिक प्रचार प्रसार किया था, खादी जो वस्त्र थे उनका। अगले आते हमारे गोविंद गिरी, गुरु गोविंद गिरी। इनका जन्म डूंगरपुर में हुआ था, बंजारा परिवार में। इनको भीलों का मसीहा या गुरु कहा जाता है। इनके एक शिष्य थे जिसका नाम था सुरजी भगत, जिन्होंने भगत आंदोलन चलाया था गुरु गोविंद की प्रेरणा से। इन्होंने 1883 में संप सभा की स्थापना की थी। देखो भाई, 1883 में संप सभा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी ने। अब प्रश्न कई बार ये पूछा गया था कहां पर की थी, तो आपको याद रखना स्थापना हुई थी सिरोही में। अब मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं, कई बार एग्जाम के अंतर्गत बच्चे इसको डूंगरपुर करके आते हैं और कई किताबों में लिखा भी हुआ है कि डूंगरपुर में इसकी स्थापना हुई थी, पर वो गलत है, सरासर गलत है। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो गलत है, आप कई किताबों में देखेंगे तो गलत है। ये सिरोही जो है ना साथियों, ये RBSC की बुक में दिया गया है। मैंने कई बार आपको बताया इसका प्रूफ कि 1883 में संप सभा की स्थापना सिरोही में की थी उन्होंने, डूंगरपुर में नहीं की थी। ये एग्जाम में ध्यान रखना, और इसका RPSC में भी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। मैं आपको बताऊंगा किसी दिन प्रूफ के साथ में। तो आप लोग सिरोही, RPSC ने इसको माना था, क्योंकि RBSC की बुक जो राजस्थान अध्ययन की उसमें दिया गया था, ये पुरानी बुक जो चलती थी। तो आप लोग सिरोही याद रखें, डूंगरपुर मत करके आना एग्जाम में। बहुत एग्जामिनर, बहुत सारे टीचर जो हैं वो डूंगरपुर बताते हैं, बहुत सारी किताबों में छपा हुआ है, पर गलती ना करें आप लोग। इसका प्रथम अधिवेशन 1903 में हुआ था बांसवाड़ा के अंदर। इस सभा का प्रथम अधिवेशन, संप सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बांसवाड़ा, मानगढ़ पहाड़ी पर हुआ था। 1903 में स्थापना सिरोही के अंदर हुई थी इसकी। 1913 में, ध्यान रखना, 17 नवंबर, तारीख भी बता रहा हूँ, 17 नवंबर 1913 को संप सभा की दूसरी बैठक हुई थी। दूसरा अधिवेशन हुआ था मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में। और उसी दिन मेवाड़ भील कोर ने वहां पर संप सभा में जो बैठे व्यक्ति थे उन पर गोलीबारी की गई थी, जिसमें 1500 भील के आसपास मारे गए थे। इस घटना को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड की संज्ञा दी गई थी। ध्यान रखिए, ये बड़ा नरसंहार हुआ था यहाँ पर। तो एक एक प्रश्न को बड़ी बारीकी के साथ में आपको करना है याद। अगले हमारे क्रांतिकारी हैं भोगीलाल पांड्या। इनका जन्म सीमलवाड़ा तहसील जिला डूंगरपुर में हुआ था। इन्होंने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। इनको बागड़ का गांधी कहते हैं। ध्यान रखना, क्या बोलते हैं इसको? बागड़ का गांधी कहते हैं। ठीक है, बागड़ का गांधी इनको कहा जाता है। और अब एग्जाम में पूछा जाए कि राजस्थान का गांधी किसे कहेंगे, तो गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। चिड़ाबा का गांधी किसे कहेंगे? मास्टर प्यारेलाल को कहा जाता है। ये दोनों याद रखना, बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट, चिड़ाबा का गांधी मास्टर प्यारेलाल। मैंने राजस्थान के गांधियों से संबंधित एक वीडियो बनाया हुआ है शॉर्ट, वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। फैक्ट भी टेलीग्राम पर डाला है, वो देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद आते हैं हमारे अमरचंद भाटिया। इसका जन्म बीकानेर में हुआ था 1797 ईस्वी में। इनके पिता ज्वेलरी का काम करते थे। इनके पिता बीकानेर को छोड़ करके ग्वालियर चले गए, और ग्वालियर में एक परिवार था, सिंधिया परिवार। ध्यान रखना, ग्वालियर के लोगों ने अमरचंद भाटिया को नगर सेठ की उपाधि दी थी। ग्वालियर राजघराने में रखा हुआ खजाना लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को अमरचंद भाटिया ने सुपुर्द कर दिया, क्योंकि अमरचंद भाटिया और उसका पूरा परिवार ग्वालियर के सिंधिया परिवार के खजाने की देखरेख करता था। अब उस पूरे खजाने को अमरचंद भाटिया ने 1857 की क्रांति में दे दिया, पूरा का पूरा। किसको दिया? लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे के लिए। लो भाई, अब आप लोग 1857 क्रांति में आप लोग पूरी तरीके से पैसे यूज करो। और अब जब पैसे उन्होंने दे दिए थे, पूरा का पूरा दान कर दिया था ग्वालियर परिवार का खजाना, किसके लिए? 1857 क्रांति के लिए। तो साथियों, ग्वालियर परिवार ने इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया। किस पर? अमरचंद भाटिया पर। और 22 जून 1858 को मध्य प्रदेश में अमरचंद भाटिया की फांसी लगा दी गई। ठीक है, अमरचंद भाटिया को फांसी कब दी गई थी? 22 जून 1858 को। 1857 की क्रांति के दौरान ये राजस्थान के शहीद होने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे।
और इसी वजह से इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है, क्योंकि पूरे भारत के अंदर जो 1857 में क्रांति हुई थी उसमें मंगल पांडे को फांसी दी थी, और राजस्थान में किसको दी थी? अमरचंद बाठिया को। तो मंगल पांडे कहा जाता है राजस्थान का अमरचंद बाठिया को। और इन्होंने 1857 क्रांति में आर्थिक सहायता भी की थी, ग्वालियर खजाने को दे दिया था इन्होंने क्रांति में। तो इनको राजस्थान में 1857 की क्रांति का भामाशाह भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। राजस्थान में 1857 क्रांति का भामाशाह कहते हैं, अच्छे से याद रखना, ठीक है मेरे भाई। अब आप लोग मुझे ये बताएंगे कमेंट करके कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के भामाशाह कौन थे? चलो बताओ, सशस्त्र क्रांति के भामाशाह कौन थे? कौन कौन बताएगा इसका कमेंट में आप लोग जवाब देंगे। अगला हमारा आता है हरिभाऊ उपाध्याय। इनका जन्म भौरासा गांव मध्य प्रदेश में हुआ। इनकी उच्च शिक्षा वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। इन्होंने औदुंबर पत्रिका का प्रकाशन किया, हरिभाऊ उपाध्याय ने। अजमेर से सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किया। देखो कंफ्यूजन मत होना, हरिभाऊ उपाध्याय अलग हैं और हरिभाऊ किंकर अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं ये, ठीक है भाई। इन्होंने 1927 में हटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। इन्होंने हरिभाऊ उपाध्याय ने, एक टीचर थे। इनको हम दास साहब के नाम से जानते हैं। इनको क्या बोलेंगे? दा साहब, इसकी उपाधि थी इनके लिए, दा साहब की। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, ठीक है भाई। अगले हमारे आते हैं मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत का जन्म कोलियारी गांव उदयपुर में हुआ था। सीईटी में क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखेंगे। इन्होंने एक ही आंदोलन तथा भूमट आंदोलन का नेतृत्व किया था। मतलब ये एक ही आंदोलन इन्होंने चलाया जिसको हम भूमट आंदोलन भी कहते हैं। इनको आदिवासियों का मसीहा या बाबजी के नाम से जाना जाता है। मेवाड़ की पुकार, मेवाड़ की पुकार जो 21 सूत्री मांग पत्र था उसको मेवाड़ के महाराणा के सामने प्रस्तुत किया था इन्होंने, ठीक है। और जब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इसकी बात नहीं मानी थी तब इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था, ध्यान रखना। अगले हमारे क्रांतिकारी आते हैं विजय सिंह पथिक, जिनका जन्म गुड़ावली बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुड़ावली गांव बुलंदशहर जिला है उत्तर प्रदेश का। इनका बचपन का नाम था भूप सिंह, ध्यान रखना, भूप सिंह गुर्जर। इनके पिता का नाम था हिम्मत सिंह, माता का नाम कमला देवी और पत्नी का नाम था जानकी देवी। 1915 में फिरोजपुरा कांड के बाद इन्होंने अपना नाम बदल लिया था, विजय सिंह पथिक रखा था। भाई इनका बचपन में नाम क्या था? पहले नाम था भूप सिंह गुर्जर, परंतु फिरोज कांड हुआ था, फिरोजपुरा कांड, उसके बाद इन्होंने अपना नाम क्या बदला? विजय सिंह पथिक कर लिया, ताकि कोई लोग पहचाने ना। और विजय सिंह पथिक अपने चाचा बलदेव के साथ राजस्थान में पहली बार आए थे। किस स्थान पर आए थे? किशनगढ़ में आए थे। किशनगढ़ अजमेर में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले कहां पर एंट्री मारी थी इन्होंने? किशनगढ़ में मारी थी, ध्यान रखना। सशस्त्र क्रांति के आरोप में गोपाल सिंह खरवा के साथ इनको टोडगढ़ जेल में बंद रखा गया था। गोपाल सिंह खरवा इनके सहयोगी थे, बड़े फ्रेंड थे, ठीक है। तो गोपाल सिंह खरवा और विजय सिंह पथिक इन दोनों को किस जेल में रखा गया था? टोडगढ़ जेल में रखा गया था, ये याद रखना। जेल से फरार होकर के हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा में आकर के ये टीचर का काम करने लग गए, पढ़ाने लग गए उसमें, ठीक है। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? हरिभाऊ उपाध्याय ने। 1916 में वेजोलिया किसान आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था। वेजोलिया किसान आंदोलन चला था 1897 से लेकर के 1941 तक। राजस्थान का सबसे लंबा अहिंसात्मक आंदोलन था, 44 वर्षों तक चला था, जिसके द्वितीय चरण का नेतृत्व किया था, वेजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था दूसरे चरण का विजय सिंह पथिक ने, और पहले चरण का नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था, ध्यान रखना। और तीसरे चरण का किसने नेतृत्व किया? माणिकलाल वर्मा ने किया था। अच्छे से ध्यान रखना एक चीज, इन्होंने प्रताप समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अब आपको ध्यान रखना है, प्रताप समाचार जो पत्र था इसको निकाला किसने था सबसे पहले? बताओ। गणेश शंकर विद्यार्थी ने। किसने निकाला था? गणेश शंकर विद्यार्थी ने, ठीक है। इसके मूल संपादनकर्ता कौन थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। और गणेश शंकर विद्यार्थी का सहयोग किया था इन्होंने विजय सिंह पथिक ने, और इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया जिसका नाम था प्रताप। विजय सिंह पथिक को क्रांति वाला बाबा कहा जाता है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे क्लास आपको कैसा लगा। साथियों, खुराना क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इसको आप लोग ज्वाइन करें और आप लोगों के लिए बेहतर स्टडी मिलेगी। तैयारी करो अच्छे से।
अच्छे से प्रैक्टिस करो। पढ़ने से कुछ नहीं होगा, अपने आप को निखारो, प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है क्वेश्चनों की। टॉपिक वाइज पढ़ो, फिर टॉपिक वाइज टेस्ट दो, मज़ा आ जाएगा और सफलता भी आपको मिलेगी। थैंक यू सो मच।